हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं मुद्रा का मूल्य एवं माप से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जो एनटीए, यूजीसी नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी में पूछे जा चुके हैं। चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। यहाँ पर हम पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं ताकि हमें आगे आने वाली परीक्षाओं का अंदाज़ा लग सके कि उन परीक्षाओं में सवाल जो है किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलिए हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सांकेतिक सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। हमारे ऑप्शन है, पहला अंकित मूल्य ऋण धात्विक मूल्य, दूसरा अंकित मूल्य बड़ा है धात्विक मूल्य से, तीसरा अंकित मूल्य छोटा है धात्विक मूल्य से, और चौथा है अपसांकेतिक चिन्हों का निर्माण सदैव सोने या चांदी से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धात्विक मूल्य से अंकित मूल्य बड़ा है। ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य उसमें अंकित मूल्य से कम होती है सांकेतिक मुद्रा कहलाती है, अर्थात सभी सिक्कों में प्रयुक्त धातु का मूल्य सिक्कों में अंकित मूल्य से कम है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में उच्च शक्ति मुद्रा का निगमन कौन करता है। हमारे ऑप्शन है, पहला रिजर्व बैंक, दूसरा विदेशी सरकार, तीसरा उद्योगपति और चौथा राज्य सरकार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक। स्रोत के दृष्टिकोण से किसी अर्थव्यवस्था की उच्च शक्ति मुद्रा केंद्रीय बैंक एवं सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली वैध मुद्रा होती है। भारत के संदर्भ में उच्च शक्ति मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। उच्च मुद्रा शक्ति को ही आधार मुद्रा कहते हैं, जिसे M0 सांकेतिक करते हैं। अगर हम इसका सिंबल देखें तो H बराबर C प्लस R+R1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य एवं अंकित मूल्य समान हो तो इसे जाना जाता है। ऑप्शन है, पहला सांकेतिक मुद्रा के रूप में, दूसरा संपूर्ण काय मुद्रा के रूप में, तीसरा आभास मुद्रा के रूप में और चौथा अधिदिष्ट मुद्रा के रूप में। हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण काय मुद्रा के रूप में। जब मुद्रा का आंतरिक मूल्य एवं अंकित मूल्य समान हो तो इसे संपूर्ण कार्य मुद्रा के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण कार्य मुद्रा का संबंध उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। यदि सिक्कों पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर है तो ऐसे सिक्के को पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता है। उदाहरण, अंग्रेजों के शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का चांदी का बना होता था। इस सिक्के का वस्तु मूल्य इसके मौद्रिक मूल्य के बराबर हुआ करता था। चौथा सवाल है, पहला है बैंकों के पास नगद रिजर्व, दूसरा है केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाएं और तीसरा है यह सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। उच्च मुद्रा वह राशि है जो कमर्शियल बैंकों के पास आरक्षित और जनता के पास करेंसी के रूप में विद्यमान होती है, जिसमें जनता के पास जो जमा राशि होती है वह बैंकों के पास नगद रिजर्व होता है और केंद्रीयों के पास जो अन्य जमाएं भी होती हैं वो सभी उच्च शिक्षा मुद्रा में आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है। हमारे ऑप्शन है, पहला गोल्ड कॉइन, दूसरा कैश, तीसरा मेटल कॉइन और चौथा ई कैश। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेड कैश। जेड कैश एक डिजिटल करेंसी है जो गोपनीयता एवं गुमनामी पर केंद्रित है। 28 अक्टूबर 2016 को एक नई मुद्रा क्रिप्टो कैश डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में शामिल हो गई। यह मुद्रा जेड कैश एक नई प्रभावशाली पद्धति लेकर बाजार में प्रस्तुत हुई। जेड कैश बिटकॉइन के ही कोड पर आधारित एक डिजिटल मुद्रा है। छठवां प्रश्न है, संकटकालीन मुद्रा
किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला प्रतिनिधि का पत्र मुद्रा, दूसरा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तीसरा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और चौथा है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, जिसे फ्लैट पेपर मनी भी कहा जाता है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा को संकटकालीन मुद्रा कहते हैं। वे मुद्रा जिसके पीछे कोई कोष नहीं है, कोष का मतलब यहाँ पे धन से होता है या पर्टिकुलर एक फंड जहाँ पे धन एकत्रित होता है, प्रादिष्ट मुद्रा कहलाती है। प्रादिष्ट मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेश के कारण प्रचलित है। किंग्स के अनुसार प्रादिष्ट मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार द्वारा निर्मित होती है तथा निर्गमित होती है, परंतु कानूनन इसे किसी धातु या मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जाता है। 7वां सवाल है, व्यापक मुद्रा की माप किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3। भारत में व्यापक मुद्रा की माप M3 के द्वारा होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी M4 है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम M3 को ही जानते हैं। M3 के अंतर्गत M+ बैंकों की जमा सावधि आती हैं। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं तथा M1 में निम्नलिखित मदद सम्मिलित होती हैं: चलन मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास सावधि जमा है। 8वां प्रश्न है, तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ पे हमारे ऑप्शन है पहला रॉबर्टसन, दूसरा हेयक, तीसरा विकस्ट्रीट और चौथा फ्रीडमैन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर हैयक। तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैयक ने किया। मुद्रा की तटस्थता से अभिप्राय है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था पर अपने प्रभाव में तटस्थ है। गुले और शॉ के अनुसार मुद्रा तटस्थ होती है यदि मुद्रा या तो पूर्ण बाहरी किस्म की अथवा पूर्णतः आंतरिक किस्म की है। वे मुद्रा की तटस्थता को ब्याज की दर, उत्पादन तथा धन और अन्य चरों को प्रभावित करने के लिए मुद्रा के मौद्रिक स्टॉक में परिवर्तनों की असमर्थता के रूप में परिभाषित करते हैं। 9वां प्रश्न है, M3 को परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रश्न को हमने अभी हल किया था। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो हमारे ऑप्शन है M1+ बैंकों के पास मांग जमा, दूसरा M+ पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमा, तीसरा M2+ बैंकों के पास समय जमा और तीसरा M1+ बैंकों के पास समय जमा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M1+ बैंकों के पास समय जमा। भारत में मुद्रा की माप के संदर्भ में 1977 में एक वर्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके द्वारा 4 प्रकार के मुद्रा मापक तय किए गए। पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3 एवं चौथा M4। इसमें M1 को संकुचित मुद्रा तथा M3 व M4 को बृहद मुद्रा कहा जाता है। M3 भारत के स्तर पर और M4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बृहद मुद्रा के रूप में जानी जाती है, लेकिन चूंकि हम लोग सभी भारतीय हैं तो हमें M3 को बृहद मुद्रा के रूप में याद रखना है। हमारा 10वां प्रश्न है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य का संबंध है। हमारे ऑप्शन है पहला विनिमय का माध्यम से, दूसरा साख के आधार से, तीसरा संपत्ति की तरलता से और चौथा आय के वितरण से। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय के माध्यम से। मुद्रा के स्थैतिक कार्य का संबंध विनिमय के माध्यम से होता है। मुद्रा अपने स्थैतिक कार्य में मुद्रा का महत्व वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को निम्न तरीके से दूर करने में है। पहला, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग दूर करना, दूसरा मूल्य के सामान्य माप के रूप में, तीसरा स्थैतिक भुगतानों के मापक के रूप में, मूल्य संचय के रूप में और मूल्य स्थानांतरण के रूप में। 11वां प्रश्न है, प्रादिष्ट मुद्रा वह है जो कि ऑप्शन है पहला केवल विदेशी बैंकों द्वारा स्वीकार की जाती है, दूसरा संकट के समय में सरकार द्वारा जारी मुद्रा, तीसरा मौद्रिक अधिकारियों द्वारा निर्गमित
और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संकट के समय सरकार द्वारा जारी मुद्रा। प्रदिष्ट मुद्रा वह है जो कि संकट के समय में सरकार द्वारा जारी की जाती है। प्रदिष्ट मुद्रा सरकार के अनुज्ञा या ऑर्डर पर चलती है, इसलिए इसे वैधानिक मुद्रा कहते हैं। ये ऐसी मुद्रा है जिनके पीछे कोई बैंकिंग नहीं होती। ये मुद्राएं ऐसी हैं जिनको स्वीकार करना कानूनी बाध्यता है। वैधानिक मुद्रा सीमित ग्राह्य या असीमित ग्राह्य हो सकती है। छोटे सिक्के सामान्यतः सीमित ग्राह्य मुद्रा होते हैं, जिनको एक सीमा तक ही भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करना वैधानिक अनिवार्यता हो जाती है। 12वां प्रश्न है, स्वायत्त विदेशी वक्र का आकार हमेशा होता है। ऑप्शन है पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा क्षैतिज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा वक्र कैसा होता है, हम इसको बनाते हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर क्षैतिज रेखा वक्र पूछा जाता है तो कम से कम आप इसको ध्यान रख पाएंगे। ये आई को इंडिकेट करता है, आई डैश को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हमारी इनकम होती है तो ये, और यहाँ पे हमारा विनियोग होता है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। स्वायत्त विनियोग वक्र का आकार हमेशा क्षैतिज रेखा होता है, क्योंकि स्वायत्त निवेश आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार आय बेलोज होती है। इसे बहिर्जात घटक जैसे नवप्रवर्तन, आविष्कार, जनसंख्या तथा श्रम शक्ति की वृद्धि, अनुसंधान, सामाजिक तथा कानूनी संस्थाएं, इन सब आदि के लिए जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत के मुद्रा भंडारण में एम संदर्भित करता है। यहाँ पे ये M1 हो जाएगा। M1 संदर्भित करता है, हमारे ऑप्शन है पहला डाक पर बचत निक्षेप, दूसरा बैंक द्वारा समय निक्षेप, तीसरा कुल डाक पर निक्षेप और चौथा है करेंसी प्लस मांग निक्षेप धन RBI की अन्य जमाएं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेंसी प्लस मांग निक्षेप प्लस RBI की अन्य जमाएं। रिजर्व बैंक द्वारा दूसरा कार्यकारी समूह 1977 में गठित किया गया, जिसने तरलता के अंश डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के आधार पर निम्नांकित 4 माप बनाए थे, जो हमने M1, M3, M4 इत्यादि के रूप में जाने हैं। 14वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएं के पास बैंक जमा है, ये कहलाती हैं। ऑप्शन है पहला साख मुद्रा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, तीसरा अधिदिष्ट मुद्रा और चौथा धात्विक मुद्रा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिष्ट मुद्रा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएं हैं, ये अधिदिष्ट मुद्रा कहलाती है। भारत में चलने वाले नोट एवं सिक्के वैधानिक मुद्रा के उदाहरण हैं। ये मुद्राएं सरकार के द्वारा अनुज्ञा या ऑर्डर पर चलते हैं और इन्हें स्वीकार करना कानूनी बाध्यता हो जाती है। 15वां प्रश्न है, ग्रेसम का नियम व्याख्या करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यहाँ पे हमारा पहला दिया हुआ है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन के चलन का विश्लेषण करता है, जो सामान्यतः हवाला मार्ग से कर स्वर्गों की ओर जाता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि चीनी मुद्रा युआन ने विदेशी विनिमय बाजार में US डॉलर के प्राबल्य को प्रतिस्थापित किया है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या और ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा जो है वह दोनों ही सही है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम के अनुसार यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ चलन में हो तो बुरी मुद्रा जो है वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसे ही हम ग्रेसम के नियम के नाम से जानते हैं।
16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है? हमारे ऑप्शन है, पहला इरविंग फिशर, दूसरा विलियम जे बॉमोल, तीसरा जेम्स टॉबिन और चौथा मिल्टन फ्रीडमैन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्टन फ्रीडमैन। मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है, मिल्टन फ्रीडमैन का कथन है। मिल्टन फ्रीडमैन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद थे जो स्वतंत्र बाजार में पूंजीवाद के समर्थक थे। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा क्रय शक्ति के अस्थायी विकास के रूप में कार्य करती है। इसे नकदी, डिमांड डिपॉजिट या किसी अन्य परिसंपत्ति के रूप में रखा जाता है जो मुद्रा के समीप है। इसे निकट मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा की व्यापक मांग प्रस्तुत करती है। फ्रीडमैन ने अपने निबंध में द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ रीस्टेटमेंट में कहा है कि मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, न कि आय व कीमतों पर। 17वां प्रश्न है, भारत में निर्धारित वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम और न्यूनतम सीमा प्रारंभ से क्या कहलाती है? ऑप्शन है, पहला 40% और 20%, दूसरा 40% और 25%, तीसरा 30% और 25%, और चौथा है हमारा 30% और 20%। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40% और 25%। भारत में निर्धारित वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे हम स्पेशल लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं, कि प्रारंभ में अधिकतम सीमा 40% और न्यूनतम सीमा 25% थी। नवंबर 2007 से इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। एसएलआर बैंकों के साथ निर्माण का एक प्रकार का प्रतिबंध है जिसे आरबीआई एक नीतिगत उपकरण के रूप में उपयोग करता है। 18वां प्रश्न है, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर केंद्रित किया। यहाँ पे हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा वितरण का माध्यम, तीसरा धन संपत्ति, और चौथा वर्तमान एवं भविष्य के बीच की कड़ी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय का माध्यम। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मांग विनिमय कार्य के लिए की जाती है। मुद्रा की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। मुद्रा की मांग बराबर विनिमय सौदों का मूल्य इंटू वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के मूल्य संचय की बात करते हैं। उन्नीसवां प्रश्न है, भारत में नोट निगमन की न्यूनतम कोष प्रणाली जो है वह कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है, पहला 1947 में, दूसरा 1953 में, तीसरा 1956 में, और चौथा है 1960 में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। भारत में नोट निगमन की न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में प्रारंभ हुई। 31 अक्टूबर 1957 के बाद से आरबीआई एक्ट में एक संशोधन के अनुसार पत्र मुद्रा के पीछे अब सोना, चांदी के तथा अन्य प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा 200 करोड़ रुपए कर दी गई। यह राशि कभी भी इससे कम नहीं हो सकती, जिसमें 115 करोड़ रुपए का मूल्य का सोना होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 20 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है, पहला वित्त मंत्री भारत सरकार, दूसरा गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा राष्ट्रपति, और चौथा वित्त सचिव भारत सरकार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त सचिव भारत सरकार। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि शेष नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं तथा इन पर गवर्नर के हस्ताक्षर। 21वां प्रश्न है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है जिसकी, हमारे ऑप्शन है, पहला
पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से कम हो। दूसरा, पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से अधिक हो। तीसरा, पूर्ति और मांग दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कम हो। और चौथा है, मांग की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने की हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से अधिक हो। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है कि जिसकी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से अधिक हो। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो सतत भुगतान शेष घाटे के कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार की मुद्रा को अन्य देशों द्वारा विदेशी विनिमय कोष के भाग के रूप में नहीं रखा जाता। 22वां प्रश्न है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है। ऑप्शन है, पहला, मुद्रा का मूल्य घट गया है। दूसरा, करेंसी की उत्पादन लागत कम हो गई है। तीसरा, मुद्रा को प्राप्त करने की लागत घट गई है। और चौथा, करेंसी की गुणवत्ता कम हो गई है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेंसी की उत्पादन लागत कम हो गई है। मूल्य का संचय मुद्रा का प्रमुख कार्य है जो वर्तमान व भविष्य को जोड़ने में सहायक होता है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन निकटतम मुद्रा कही जा सकती है? पहला है नाम/जमा कार्ड। दूसरा, बैंक अधिविकर्ष। तीसरा, व्यापार ऋण। और चौथा है पहला और चौथा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम/जमा कार्ड। मुद्रा के संबंध में 100% पूर्ण स्थापन्य वैध मुद्रा या निकट मुद्रा कहते हैं, जिसे पोस्टल ऑर्डर, CRF स्टाम्प, ट्रेजरी बिल, मांग जमा, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम निकटतम मुद्रा के रूप में जानते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित संपत्तियों के तरलता आधार पर उनको अवरोही क्रम में जमाना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, मतलब हमारे जो मेन पॉइंट है वो दिए गए हैं। पहला, मांग। दूसरा, निगम प्रतिभूतियाँ। तीसरा, चलन मुद्रा। और चौथा, शाब्दी जमा। यहाँ पर हमारे कोड दिए गए हैं। पहला ACBD, दूसरा CABD, तीसरा CABD और चौथा दिया गया है DACB। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी जगह B और D जो है वो 3 जगह एक साथ आया हुआ है। इसका मतलब एक तो हमारा ये D तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D नहीं होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में C और D, B और D नहीं दिया गया है। तो हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं। तो हम इनको लाते हैं। सबसे पहले आता है चलन मुद्रा। चलन मुद्रा हमारे किस ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर C में। तो यहाँ C भी 2 जगह सही दिया गया है। दूसरा आता है हमारा मांग जमा। मांग जमा हमारा जो है वो पहले नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, तो जहाँ C और A आ रहा है, तो फिर से हमारे यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, A इसमें नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, B और C। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, CABD। सबसे पहले आएगी चलन मुद्रा, उसके बाद मांग जमा, तीसरा निगम प्रतिभूतियाँ और चौथा शाब्दी जमा। 25वां प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुद्रा पूर्ति ब्याज दर से निर्धारित होती है। दूसरा, मुद्रा पूर्ति वाणिज्यिक से नियंत्रित होती है। तीसरा है, मुद्रा पूर्ति में सिक्के, नोट तथा जमाएं होती हैं। और चौथा दिया गया है, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। मुद्रा पूर्ति का अर्थ विभिन्न रूपों में उस मुद्रा से है जो विनिमय के लिए उपलब्ध हो। किसी भी समय बिंदु पर अस्तित्व में मुद्रा की कुल मात्रा का आकार मुद्रा की कुल पूर्ति से भिन्न होता है। चूँकि कुल मात्रा का आकार एक भाग जो है वो सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निष्क्रिय आरक्षित मुद्रा के रूप में होता है, अतः इसे मुद्रा पूर्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता। 26वां प्रश्न है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। पहला मूल्य संचय, दूसरा मूल्य मापन, तीसरा मूल्य का हस्तांतरण और चौथा साख का आधार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साख का आधार। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला साख का आधार, दूसरा सीमांत उपयोगिता का सामान्यीकरण, तीसरा पूंजी तथा परिसंपत्तियों की एक रूपता प्रदान करना और चौथा है सामाजिक आय का वितरण। 27वां प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य का हमारे ऑप्शन है सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध है, दूसरा सामान्य कीमत स्तर से सीधा संबंध है, तीसरा सामान्य कीमत स्तर से स्वतंत्र संबंध है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध है। मुद्रा का मूल्य वाक्यांश एक सापेक्ष धारणा है जो मुद्रा की एक इकाई और वस्तुओं व सेवाओं जिन्हें वह क्रय कर सकती है के बीच संबंध स्पष्ट करता है। यह दर्शाता है कि मुद्रा के मूल्य का संबंध कीमत स्तर से है जो कि विपरीत होता है, अर्थात यदि भी मुद्रा का मूल्य और पी कीमत है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी बराबर 1/p। जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है और विलोम। 28वां प्रश्न है, भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट कहाँ पर स्थित है। तो इस सवाल का जवाब सभी के दिमाग में आ गया होगा, फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला अहमदाबाद में, दूसरा नेपानगर में, तीसरा नागपुर में और चौथा नासिक में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक विभिन्न टिकटें, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प, बैंकों के चेक, बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र आदि के अलावा राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम, वित्तीय निगम आदि की प्रतिभूति की छपाई की जाती है। 29वां प्रश्न है, मुद्रा गुणक अनुपात होता है। पहला प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा कुल मुद्रा के परिणाम के बीच, दूसरा मुद्रा की कुल मात्रा तथा निवेश मात्रा के बीच, तीसरा मुद्रा के कुल परिणाम और मौद्रिक राष्ट्रीय आय के बीच, चौथा प्राथमिक मुद्रा के परिणाम और सहायक मुद्रा के परिणाम के बीच में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा कुल मुद्रा के परिणाम के बीच। प्रारक्षित मुद्रा या उच्च मुद्रा शक्ति जिसे हम एच से जानते हैं से रेड्डी कमेटी ने M0 से व्यक्त की से आशय व्यक्त किया उन्होंने कि इंडिया के निवल मौद्रिक दायित्व से M3 की धारणा संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। 30वां प्रश्न है, मुद्रा गुणक किसके बीच का अनुपात है। पहला M0 या M1 के, दूसरा M1 या M0 के, तीसरा M0 या M3 के और चौथा M3 या M1 के। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M3 और M1 के। 31वां सवाल है, मुद्रा गुणांक किसके द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन है पहला अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति, दूसरा उच्च शक्ति मुद्रा, तीसरा मुद्रा पूर्ति के अंग और चौथा अर्थव्यवस्था में रोजगार का उत्पादन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शक्ति मुद्रा।
32वां प्रश्न है, एच मुद्रा कहलाती है पहला रिजर्व मुद्रा, दूसरा आधार मुद्रा, तीसरा रिजर्व मुद्रा व आधार मुद्रा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व मुद्रा व आधार मुद्रा दोनों। चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रारक्षित मुद्रा अत्यधिक शक्तिमान मुद्रा आधार मुद्रा के रूप में जानी जाती है। बैंकिंग क्षेत्र की साख सृजन शक्ति इसी मुद्रा के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 33 है, 1 रुपए के नोट पर नोट व सिक्के किसके पास संग्रहित रहते हैं? ऑप्शन है पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा डाकघर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1 रुपए के नोट व सिक्के संग्रहित रहते हैं। से सभी मूल्य वर्ग की मुद्रा रिजर्व बैंक के पास होती है और वहीं से जारी की जाती है। 34वां प्रश्न है, मुद्रा की मांग है पहला आय मांग, दूसरा पूरक मांग, तीसरा व्युत्पन्न मांग और चौथा प्रत्यक्ष मांग। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पन्न मांग। मुद्रा की मांग विनिमय के लिए की जाती है, अर्थात मुद्रा से हम वस्तुओं और सेवाओं का मिश्रित बंडल खरीद सकते हैं, अतः इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। 35वां प्रश्न है, स्मार्ट मुद्रा संबंधित है पहला इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा बैंकों का नगद और चौथा बैंकों के पास लोगों के पास। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट मुद्रा। क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को स्मार्ट मुद्रा कहा जाता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड नगद मुद्रा का प्रभावी स्थानापन्न है। यह तरल मुद्रा के रूप में प्रयोग होता है। क्रेडिट कार्ड उधार लेने का एक सरल तरीका है। जब कोई व्यक्ति इसके द्वारा भुगतान करता है तो वह क्रेडिट कार्ड निर्गतक कंपनी को किसी बात की तिथि पर भुगतान करने का वादा करता है। प्रश्न नंबर 36 है, द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो हमारे ऑप्शन है पहला कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, दूसरा ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, तीसरा ब्याज की दर में कमी हो जाएगी और चौथा आय रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहने पर यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो यह ब्याज दर में वृद्धि होगी। 37वां प्रश्न है, विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे पहला सामान्य जनता स्वीकार कर लेती है, दूसरा जिसके विरुद्ध चेक जारी किए जा सकते हैं, तीसरा सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दी जाती है और चौथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति प्राप्त मुद्रा को विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं जैसे भारतीय नोट, तथा प्रतीक मुद्रा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के प्रतीक के रूप में जारी की जाती है, अर्थात व्यक्ति चाहे तो नोट के बदले उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। 38वां प्रश्न है, वर्तमान में मुद्रा से तात्पर्य है पहला सिक्के, दूसरा सिक्के व कागजी मुद्रा, तीसरा मांग जमाएं और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। वे सभी वस्तुएं या प्रपत्र मुद्रा हैं जो मुद्रा का कार्य करती हैं, अर्थात मुद्रा के तहत सिक्के, कागजी मुद्रा तथा मांग जमाएं शामिल की जाती हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M1। मुद्रा की पूर्ति में M1 में जनता के पास मुद्रा तथा बैंकों के पास जो मुद्रा होती है उसे M1 के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, आधुनिक मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के संस्थापक हैं पहला
फिशर, दूसरा फीडमैन, तीसरा पीगू और चौथा किंग्स। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीडमैन। एक मिनट होल्ड करिएगा। एक यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीडमैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, मिल्टन फ्रीडमैन मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में मुद्रा की मांग समीकरण में सम्मिलित नहीं है। हमारे ऑप्शन है, पहला बॉन्ड पर लाभ की प्रत्याशित दर, दूसरा इक्विटी पर लाभ की प्रत्याशित दर, तीसरा वास्तविक आय और चौथा तरलता का स्तर। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरलता का स्तर। फ्रीडमैन अपने नवीनतम अनुभव सिद्ध अध्ययन मॉनेटरी ट्रेंड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम में 1982 में एक व्यक्तिगत संपत्ति धारक मुद्रा के मांग फलन को सरल ढंग से अपने 1956 के मूल अध्ययन से कुछ इस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया कि जहां मांगी गई मुद्रा का कुल स्टॉक कीमत स्तर वास्तविक आय है, डब्ल्यू गैर मानव संपत्ति है। इस तरीके से उन्होंने सबको मिलाते हुए तरलता के स्तर को व्यक्त किया था। प्रश्न नंबर 42 है, किंग्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार वेग बढ़ता है जब, ऑप्शन है, पहला आय बढ़ती है, दूसरा संपदा बढ़ती है, तीसरा ब्याज दर बढ़ती है और चौथा मुद्रा की कुल पूर्ति गिरती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की पूर्ति गिरती है और इसमें ब्याज दर भी बढ़ती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है कि सी और डी दोनों, पर ये दोनों ही जो है वो इसके सही आंसर होते हैं। इसको अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये इसका ग्राफ होता है, LD1 देन LD2। यहाँ पे ब्याज की दर दी हुई होती है और यहाँ पे मुद्रा की मांग दी हुई होती है, LS। इस तरीके से ये बनता है इसका वक्र। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन है, पहला फिशर, दूसरा एलन, तीसरा पेरोटो और चौथा हिक्स। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिक्स। हिक्स ने जो है वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 44 है, हाउ टू पे फॉर दी वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है, पहला GM किंग्स, दूसरा JB से, तीसरा AC पीगू और चौथा G एक्ले। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GM किंग्स। GM किंग्स ने हाउ टू पे फॉर दी वॉर पुस्तक लेखक लिखी थी। किंग्स के अनुसार द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जो आई थी, जिसमें उन्होंने क्लासिकल विचारधारा का खंडन कर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 45 और आखिरी प्रश्न है हमारा, टॉबिन के मुद्रा मांग सिद्धांत में मुद्रा शेष का कार्य है। ऑप्शन है हमारे, पहला लेन देन उद्देश्य हेतु प्रयोग, दूसरा मूल्य के संग्रहण हेतु प्रयोग, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा ना तो ए और ना ही
बी, तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मूल्य के संग्रहण हेतु प्रयोग। जेम्स टोबिन ने विनियोग सूची चयन आधारित जोखिम निवारण तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें ब्याज धारक परिसंपत्तियां रखने से पूंजी लाभ अथवा हानि का प्रत्याशित मूल्य सदैव शून्य होता है। टोबिन यह मानकर चलते हैं कि मुद्रा की मांग एवं ब्याज दर में विपरीत संबंध है। मुद्रा की मांग एवं ब्याज की दर के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस डे।